बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हाँ जी। और अगर आपको जापान से खबर आई है। अच्छा, क्या खैर की खबर है? जापान में उम्र ज़लज़ले आते रहते हैं। वो तो आते रहते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है बिल्कुल। जापान से खबर ये आई है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स जिसको पहले डिले कर दिया गया था, अब वहाँ पर सिर्फ जो मकामी शायकीन हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। और अगर आप सोच रहे थे कि आप टोक्यो ओलंपिक्स को देख सकें तो अब आप किसी और मुल्क में रहते हुए उसको जाकर नहीं देख सकते, विजिट नहीं कर सकते कोरोना की वजह से। ओहो, ये तो बहुत सारे खेलों के शायकीन, इसलिए कि ओलंपिक्स जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे टूरिज्म इतना प्रमोट होता है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर ओलंपिक्स जो है ना वो उसकी वो क्या कहना चाहिए उसकी शामिल होती हैं उस ग्रुप में कि जहाँ पे हमारे मुल्क में होना चाहिए ओलंपिक्स, क्योंकि उन्हें पता होता है इससे जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज है ना, जिसमें होटलिंग है, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें मतलब टूरिज्म से जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं वो सब बहुत ज्यादा फले फूलेंगी। तो अब ये खबर आई है जापान से, और मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया, जुलाई में जाके ये ओलंपिक्स होना है। पिछली बार हमें पता लगा कि जी कि ओलंपिक्स को आगे कर दिया, क्या डिले कर दिया, कि उन्होंने पहले ही हम ऐलान कर दें ताकि फिर से ये बातें गर्दिश न करना शुरू कर दें। और शायद अगला स्टेप ये हो कि शायकीन के बगैर होगा, क्योंकि अभी टाइम काफी बड़ा है। सो ये कुछ जैसे कहते हैं ना न्यू नॉर्मल्स हैं दुनिया के। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील होगी और कोविड ने तो हमारी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नहीं बदले तो हम नहीं बदले। यानी हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। हमने उस मिसरे पे पूरा अमल किया। हम ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि मास्क लगाए बगैर गुजारा नहीं है। अब हमें हर सूरत में मास्क लगाना है और सेफ डिस्टेंस अपनाना है। और हमजा ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी तब्दील हो रही हैं। जैसे हमने अभी तक हज की भी कोई इतला नहीं सुनी कि इन दिनों में मतलब हज का खबर आ जाती थी कि हज हो रहा है नहीं हो रहा। दुआएं तो तमाम मुसलमानों की यही हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको सादत नसीब करे, सबकी नसीब में घड़ियाँ हैं कि हमें ज़ियारत काबा जो है वो नसीब हो। मगर अभी तक जो है इसके बारे में भी कोई इतला। अच्छा, अब ये भी कुछ खबरें सामने आई थी कि हज के लिए आप को वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। और अब इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर फरा यही मामला होगा कि जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है वो हमारे मुल्क आ सकता है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो जाएगी। लोग वैक्सीन पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के वो मालिक जो वैक्सीन लगा लेंगे ना। अब जैसे आपको पता है पहले भी हमारे ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो टेस्ट होते हैं कि आप वो उनकी रिपोर्ट देंगे तो आपके उतरते हैं। तो अब ये जो वैक्सीन है इनका भी कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स हैं उनका इजरा भी किया जाएगा। लेकिन दुनिया इसमें भी बात करिए कि इस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो जाएगी। वो ममालिक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड है जिन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म के साथ प्रोक्योर कर लिया, लगा लिया, वो तो आगे निकल गए। और हमारे जैसे ममालिक जहाँ पर कि अभी तक वैक्सीन जो है वो मुश्किल से पहुंची है और अब पहुंचना शुरू हो रही है और वो लेट है थोड़ा सा, तो वहाँ पर लोग भी माशाल्लाह खासा गैर मोहतात वाक़ई में तमाम मुश्किलात बढ़ जाएंगी। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब एहतियात कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग हमें सुनते भी रहते हैं और आप लोग हमें पता है अच्छे लोग हैं, आप लोग तो एहतियात कर रहे होंगे। हम जी बिल्कुल हमजा, ये रेन सीजन शिफ्ट जो है इससे हमारी रबी और खरीफ की फसलें सारी सोच ही बदल गई है, हमारा सब कुछ बदल जाएंगी। और इस दफा आप देखें कि फसल अब पकने को तैयार है। अब तो मतलब कटाई भी जल्दी शुरू हो जाएगी, जिससे हमें ये भी पता लगेगा कि हमने तो बहुत देर कर दी थी और अब खुराक की कमी भी होगी क्योंकि हम जल्दी काट रहे हैं। वही ना, क्योंकि चीज़ें जो है वो अब बहुत चेंज, जैसे कोविड से हम कह रहे हैं सब कुछ चेंज हो गया है, तो एक तब्दीली जो है वो मौसमियाती तब्दीली की भी है। ये भी एक पेंडेमिक है जिसका सिलसिला जारी है, जिसके बारे में हम अभी तक उतने जिसे कहना चाहिए विजिलेंट नहीं है। चलें, एक मामला ऐसा जिसमें पाकिस्तानियों के इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं। आज भी हमने एक संगे मील उबूर करने हम जा रहे हैं। 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने की मुहिम का आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। यानी आज से लोगों को लगना जो है वो शुरू हो जाएंगी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुहिम का आगाज़ सबसे ज़्यादा उम्र वाले अफराद से होगा। बुजुर्ग अफराद को इस हवाले से मैसेज में हिदायत भेजी जाएंगी। मगर हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल अफराद और पाकिस्तानी शहरियों के गैर मुल्की शरीक हयात जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए नाअहल हो। अच्छा, ये एक फैसला सामने आया है कि जिन्होंने, मेरा ख्याल है ओरिजिन कार्ड वो जिन्होंने पहले पाकिस्तानी जो नेशनैलिटी थी उसको सरेंडर कर दिया था, किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है, तो ये कुछ फैसला किया गया। वजारत कौमी सेहत का कहना है कि POCs रखने वाले अफराद भी पाकिस्तानी है। इस मामले को जल्द अज जल्द हल भी कर लिया जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि मामला हल कर लिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर ने खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटी बजा दी है कि दिन में 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अब स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है।
पहले खतरे की घंटी वैसे लाहौर में बजी है सबसे पहले, जब 12 इलाकों में लॉकडाउन जो है लगाया गया और पूरा मुल्क जो है उसमें दोबारा से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मरीज जो हैं उनमें दोबारा इजाफा हो रहा है। लेकिन इस इजाफे के बावजूद कराची में एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल जो है उसे बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में 3 तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद उन्हें बंद करने का फैसला किया गया है और महकमा सेहत सिंध के ज़राए के मुताबिक फील्ड अस्पताल को दोबारा चलाने का फैसला महकमा सेहत के आला हुक्काम और वज़ीर आला सिंध के मुश्तरका इजलास के बाद किया जाएगा। हाँ जी, और शहर कायद की अगर हम बात करें तो 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से हो रहा है। तो ये अहम मामला है। आज से हम एक संगे मील जो अबूर कर रहे हैं, 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नौशीन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तैयारी कैसी है? आज से वैक्सीन तो लगा दी जाएगी, जो मैसेजेस किए जाएंगे वो बताइएगा। तैयारी कैसी है, कितना वक्त लगेगा, दूसरी डोज कब लगानी है? देखिए जी, इसके लिए जो 65-60 से ज्यादा उम्र के लोग थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन तो आज से कुछ दिन पहले खोल दी गई थी और उसमें एक काफी तादाद में लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। उसके बाद फिर 60 प्लस की खोली गई थी तो उसमें भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो अब इस वक्त जो जितनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुई हैं तो उनमें एज वाइज, जैसे अगर कोई 80 प्लस है या 85 प्लस हैं तो पहले उनसे शुरू की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये मैसेजेस उनको जाएंगे जो कि ऊपर से नीचे एज आती चली जाएगी। और इसके लिए तैयारी बिल्कुल हमारी मुकम्मल है। मैसेजेस लोगों के पास कुछ दिन पहले ही पहुंच गए थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था। डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर ये लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अपना जो इनके पास मैसेज आया है उसमें अपना कोड नंबर जो इशू किया गया वो दिखाएंगे तो उनको फौरी तौर पे जो है वो वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा 50 प्लस के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दी जाएगी। तो इस तरह ग्रेजुअली हम ऊपर से नीचे आते हुए तमाम एज ब्रैकेट्स को जो है वो इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ये भी बताइएगा कि फाइनली वैक्सीन लगने का आगाज़ जो है वो कब से होगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हामिल और पाकिस्तानी शहरियों के जो गैर मुल्की शरीक हयात हैं उनको जो वैक्सीन ना लगाने का फैसला किया गया उसकी क्या वजूहात हैं और इस फैसले को कब तक जो है चेंज भी किया जा सकता है? जी देखिए, जैसे जैसे पॉलिसीज इवॉल्व करती हैं डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, इस मामले को भी हल कर दिया जाएगा। पर अभी जो हमारे पास नादरा के पास जो डाटा हमारे पाकिस्तानी शहरियों का है, फिलहाल हम उसको, चूँकि हमारा जो डाटाबेस है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मगर पहले जो हमारा नादरा का डाटा जो हमारे अपने शनाख्ती कार्डों का है पहले उनको एड्रेस किया जा रहा है और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे वैक्सीन की मजीद खेप आती जाएगी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दें, अगर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करवाया वो अब भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं? कैसे करवा सकते हैं? उनकी आसानी के लिए बता दें। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने तो रजिस्टर नहीं करवाया, तो क्या अब भी करवा सकते हैं? मौका उन्होंने गवा तो नहीं दिया? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 1166 जो है वो ओपन है, आप किसी टाइम पर भी उसके ऊपर जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया 60 प्लस से लोग, वो अभी फौरी तौर पे अपना नंबर डालें और उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उनको लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही। तीसरी लहर की बात जो है वो की जा रही है, केसेस बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। इस हवाले से क्या खुसूसी इक़दाम हैं जिसको हुकूमत जो है वो कंसिडर कर रही है और आपके ख्याल में वैक्सीन रोल आउट जो है वो कितना जल्दी हो सकेगा और कितना जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी पे जा सकेंगे? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी हम तब अचीव करेंगे जब हम अपनी तकरीबन 70 मिलियन पॉपुलेशन को जो है वो वैक्सीनेट कर लेंगे। तो इसके लिए प्लान्स तो बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि सितंबर तक हम तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे इफ ऑल गोज वेल और सारी चीज़ें जिस तरह प्लान्ड है उस तरह चलें। तो उसके बाद एंड ऑफ 2021 जो है वो तब तक इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हम अपने टारगेट का एक बड़ा हिस्सा अचीव कर चुके होंगे। तो बिल्कुल इस वक्त सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। वैक्सीन कहाँ से आनी है, कब पहुँचनी है, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिसीजंस जो हैं वो थर्ड वेव की रोशनी में ज़ाहिर है आपको पता है कि NCOC जो है वहाँ पे डेली मीटिंग होती है और डेली स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए वो मैपिंग उसकी करते हुए कि कौन से एरिया से केसेस आ रहे हैं क्या, तो वो डेली बेसिस के ऊपर डिसीजंस जो हैं वो किए जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजन चेंज भी होते हैं, उसमें एडिशंस भी होते हैं, कुछ पुराने डिसीजंस को रिव्यू भी किया जाता है, उनको वापस भी लेना पड़ता है।
ये सारे डेली जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उसकी रोशनी में सारे डिसीजंस होते हैं, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, प्राइवेट सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन ₹250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में, और क्या इकदाम हैं जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया है, उन सारे प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्टन किया है, उनमें आसानी पैदा की है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ताकि वो जल्द अज जल्द लेकर आ जाएँ। मगर इस वक्त इशू ये है कि दुनिया की मार्केट में इस वक्त डिलीवरी वैक्सीन्स की जो है वो बड़ी लिमिटेड है और यूजुअली वो कंट्री टू कंट्री जो है वो हो रही है, जो बड़ी खेप है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी क्वांटिटी में मंगानी है, थोड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल हो रही है, इसलिए हमारे एंड से उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है। अब बाहर की कंपनीज जब उनके साथ कोई उनकी अपनी डील अगर होगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी। और जहाँ तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और कोई कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत का सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बात कर लेते हैं सेनेट की, क्योंकि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस पे खासी गहमा गहमी चल रही है। अपोजिशन और हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत का एक उम्मीदवार तो सेम कल लग रहा था कि हो रहा है। अब वो अजराहे तफन्नुन था या क्या था ये हमें नहीं पता। हाँ जी, लेकिन इस वक्त लग रहा है मुल्क में वाहिद अगर कोई मसला है ना तो वो है सेनेट इंतखाबात। आज 89 पैसा पर यूनिट जो है बिजली की कीमत बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत कहाँ पहुंची हुई है, महंगाई के इशूज़ क्या हैं, अवाम के इशूज़ क्या हैं, वो सब इस वक्त जो हैं वो पसे पुश्त हैं। लेकिन असल इशू ये है कि किसका जो है उम्मीदवार वो चेयरमैन सेनेट बनेगा, कौन सेनेट में जो है वो बरतरी कायम रखेगा, कौन शो करेगा। तो तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों के राब्ते जोड़ तोड़ के सिलसिले जारी हैं और इस सूरत हाल में हुकूमत ने जो है ये जैसे अभी हमजा बात करें, ये एक अजीब व गरीब किस्म की ऑफर एंड बात सामने आई कि उन्होंने अपोजिशन में शामिल JUI फे के जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। अच्छा, मुझे लगता है ये सिर्फ मजाक किया गया कि ऐसे गुजरते हुए कहते हैं। जरदारी साहब ने भी तो माजी में नवाज शरीफ साहब को एक ऑफर कर दी थी इस तरह से। मुझे लगता है ये वैसे गुजरते हुए कि आपको बना देते हैं, हमारे उम्मीदवार बन जाएं। लेकिन खैर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी पर मुश्तमिल वफ़द ने ये ऑफ़र JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब को की है। इसी पर बात करते हैं सदाकत अवासी साहब से, वो ज़रा करेंगे कि इस बात में सदाकत है भी कि नहीं है। सदाकत अवासी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सदाकत अवासी साहब, ये जो ऑफ़र कल से एक गर्दिश कर रही है अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, ये बस हमें बता दें कि कोई सीरियस ऑफ़र थी या बस मजाक में एक ऑफ़र कर दी गई है? किससे मजाक हो रहा था? देखिए ये मजाक इसको नहीं कह सकते। जब आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए, पॉलिटिकली किसी से वोट मांगने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। ज़रा ज़ाहिर है वो वहाँ पे थोड़ी सी जो सियासी मुखालफत या मुखासमत होती है वो ज़रा कम करके एक दूसरे को अकोमोडेट करने की बात होती है, गिव एंड टेक के ऑप्शन होते हैं। तो वो उसको मतलब किसी पार्टी लेवल पे बाकायदा करके उसको सीरियस लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं था। वो खाने पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि अगर आप आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, तो हम आपको ये भी दे सकते हैं। तो इसको इससे ज़्यादा ना JUI ने लिया और ना PTI ने लिया। तो ये बस ऐसी चूँकि मीडिया टॉक बन गई है तो अब हमें जवाब देना पड़ा। अदरवाइज कोई सीरियस ना ऑफ़र थी और ना एक्सेप्टेंस थी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सदाकत अवासी साहब हमें ये बताएं कि कल तो ये कह दिया गया चेयरमैन सेनेट के हवाले से, शिबली फराज साहब कह रहे थे कि अब हम भी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो हर हरबा क्या होगा, क्या वही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जो PDM ने किए? नहीं, असल में बात यह है कि हम पाकिस्तान में जो सियासत में और दीगर जो शोबों में इखलाकियात का लेवल ऊपर करना चाह रहे हैं, हम बड़े डिसेंट होके आना चाह रहे हैं। और लेकिन हमें एंड ऑफ द डे एक एम्बेरसमेंट होती है कि सारे
ये चोर मिलके तो वो सारा कुछ चोरी कर लेते हैं और हम शरीफ बन के खड़े रहते हैं, तो अब ये चीज़ें चल नहीं सकती। हमने उनका हाथ रोकना है और अल्लाह ना करे कि कभी पीटीआई भी उस लाइन पे जाए। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अगर रोकी ना और ये माफिया बार बार यानी आपके वोट को ख़रीद के दोबारा इस मुल्क पे आता गया, तो लोगों का एक ईमान ही ख़त्म हो जाएगा इस शफाफियत पे। और जो मेरी तरह के MNAs MPAs हैं वो समझेंगे कि यार हम तो शराफत में हैं, बाकी लोग 8-8 करोड़ में बिक जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इस चीज़ की एक अट्रैक्शन होती है। लिहाजा वज़ीर आज़म का या जो शिबली फराज ने कहा, इस दफ़ा हम बड़ा सख्त आनी हाथों से उनसे डील करेंगे और उनको ये सेल परचेज नहीं करने देंगे। फिर उसके लिए हुकूमत के पास जो तरीके हैं वो हुकूमत इस्तेमाल करती है, लेकिन हम इस चीज़ के, इस निज़ाम के हम नज़रियाती तौर पर खिलाफ हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये नज़रियाती जो आपका इख्तलाफ है ये रिफ्लेक्ट करता दिखाई देगा हमें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, क्योंकि जैसे बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर्स तो आपके कम हैं, सो अगर उसके बाद असूलन बात की जाए तो फिर तो नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन सेनेट बन सके। तो यहाँ पे नज़रियाती तौर पे जीतने की कोशिश की जाएगी या नज़रियाती तौर पे हार के अपना उम्मीदवार जो है उसको बनाना कबूल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? देखिए फरा, पहली तो बात है शायद एक भी उम्मीदवार ये तहरीक-ए-इंसाफ का ना हो, उम्मीदवार मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का है, तो इसका मतलब है जो आपने वोट गिन के रखे, जो आपने वोट गिन के रखे हुए वो आपने जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो अलाइड पार्टीज हैं उनके रखे हुए। तो आपको क्या पता हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम आपको आधी अपोजिशन अपनी तरफ करके दिखा दें। हमें इसमें गैर इखलाकी बात ये थी कि इसमें पैसा ना चले। अगर पैसा ना चलने के बाद आप पैसा चलाए बगैर अगर दूसरे आप जो आपके सेनेटर्स हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं सादिक संजरानी की साइड पे कि वो एक छोटे सूबे से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है, उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, उनके मुकाबले में कैंडिडेट नॉन करप्ट है, सजा याफ्ता है, अदालतों के सामने उसने अदालतों की नाफरमानी की हुई है, उन पर हार चोरी का मुकदमा है। तो ये बातें भी तो लोग देखते हैं ना। तो एक उनकी बैकग्राउंड, एक उनकी सूबे की छोटे सूबे से आना और एक उनका कैरेक्टर, द वे ही मैनेज्ड, ही मेंटेन दैट एक डेकोरम रखा उन्होंने सेनेट के सारे प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ें उनके ताल्लुकात भी हैं, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। ये सारी चीज़ें इसके पैसे के मुकाबले में हम ये बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फैसल वाडा साहब के साथ भी तो यही बहस चल रही है कि अखलाकी तौर पे तो अगर उनका बयान हल्फी झूठा जो है वो है, जो कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला सामने है, वहाँ पर वो जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में कभी कि इस पर जो है उनको इस्तिस्ना मिल जाए, तो ये मामला भी तो अखलाकी तौर पे नहीं देखे जा रहे। सो दूसरा ये कि अवाम के मसाइल कुछ और है। आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत, PDM ने तो उलझना ही है नंबर गेम में, हुकूमत सेनेट के इंतखाबात में इतना ज़्यादा उलझ गई है कि महंगाई से, अवामी मसाइल से तवज्जो जो है वो शायद थोड़ी हट गई है? देखिए फरहाद, मैं सवाल लंबा किया, लंबा मुझे जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले फैसल वाडा का केस इदारों के पास है। अगर अदालत फैसल वाडा के अमल को एक आपने पॉइंट उठाया, एक फैसल वाडा की वजाहत है। अब अदालत ने डिसाइड करना है कि जो फैसल वाडा साहब की वजाहत सही है या उनकी मुखालिफ सही है, और अदालत फैसला कर देगी। उस फैसले पे हम मनवान तस्लीम कर लेंगे। हम ये तो नहीं हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ गया आपकी पार्टी का? नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि एक दो मौक़िफ़ हैं और वो कीज़ इदारे के पास है। फैसल वाडा के मुताबिक उन्होंने किसी जगह इमोरल काम नहीं किया, लेकिन अगर अदालत फैसला कर देती है कि गलत है तो फिर मॉरल ग्राउंड की बात आएगी ना। मॉरल ग्राउंड ये तो नहीं है कि आप सेनेट में लोग बिकें और असेंबली में लोग बिकें, मेरे पे इल्ज़ाम लग जाए कि जी आप मुझे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दें तो मैं असेंबली छोड़ के भाग जाऊँ, कि मॉरल ग्राउंड नहीं है। तो किसी फोरम से अगर सज़ा होती है, उनके मौक़िफ़ की नफ़ी होती है, तो फिर मॉरल ग्राउंड आएगा। दूसरा आपने कहा कि सेनेट का इलेक्शन को आप छोड़ें, आप लोगों की बेहतरी करें, तो ये आपको पता है सारा चोरों का टोला चाहता ही है कि वो कानून साजी रोके। फैटफ पे कानून आया, इन्होंने रोका। जब हम ये पैसों के कानून की बात करते हैं, ये रोकते हैं। हमने जो हमारा नया पाकिस्तान के घर बनाने उसको ये रोकते हैं। तो कानून साज इदारा है सेनेट, वहाँ पे कानून साजी हम आसानी से कर सकेंगे तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे ना। आपको हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, पुलिस रिफॉर्म चाहते हैं, आप हमसे इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं। ये हम कैसे करेंगे अगर वहाँ पे चोर बैठेंगे और वो चोर बैठ के वहाँ पे ले दे करके हर कानून साजी हुकूमत की को ब्लॉक करेंगे? तो इसलिए ये आवाम के लिए हमें 2 सीटें ज़्यादा ये कम मिलने से, आवाम के लिए कानून साजी होगी तो मसाइल का हल होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। और मामला यही है, कल बड़ा ये चीज़ आ रही थी जो उन्होंने शिबली फराज साहब ने कह दिया कि अब हम भी बाय द बुक नहीं चलेंगे। ये बहुत अहम बात है। हाँ, बहरहाल इस वक्त ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम बात करेंगे एक ऐसी नारे की जो कि लगाया गया था कि तमाम मुल्क में एक जैसा निज़ाम तालीम जो है वो राइज होगा। ये सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब जब बात आई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो यकसा कौमी निसाब का नफाज जो कि मंशूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मानना भी है कि मुल्क में राइज मौजूदा तालीमी निज़ाम मुआशरे में तबकाती तकसीम की बड़ी वजह है जो मसाइल को जन्म दे रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम यकसा कौमी निसाब को अपनाने के लिए तैयार है? इस एक सवाल को जवाब जो है मेरा ख्याल है कि उसके बारे में फिर हमें इबाम मिलता है। ये एक लागू तो किया गया, लेकिन पंजाब की हद तक सिर्फ लागू होता हमें दिखाई देता है, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ये एक सूबाई इख्तियार है, वो भी 5वीं क्लास तक। हाँ, और तो तमाम सूबों ने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए नहीं इसको। अब सवालात क्या उठ रहे हैं फ़र्क? एक सवाल तो ये उठता है कि जी अच्छा आप ऐसा कौन सा निसाब लेके आएंगे कि वो बच्चे जो पहले से पढ़ रहे थे अगर उसको इतना अच्छा कर दिया जाएगा तो वो जो गैप होगा उसको कैसे फिल किया जाएगा, वो बच्चे वो वाला निसाब कैसे पढ़ सकेंगे। और दूसरी तरफ अगर एक निसाब कर दिया जाएगा तो वो बच्चे जिनके वालिदैन अच्छे खासे पैसे लगा के उनको कैम्ब्रिज स्टडी करवाना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि ओ लेवल जे लेवल करवाया जाए, उनको कैसे फोर्स किया जाए कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक पे आ जाएं। ये वो फर्क है कि कैसे होगा। एक तरफ वालिदैन कह रहे हैं हमारे बच्चों का तो वो IQ लेवल ही नहीं गिर जाएगा। बिल्कुल, ये कंसर्न्स पेरेंट्स के हैं और ये कंसर्न सिर्फ पेरेंट्स के नहीं हैं, ये एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे माहिरीन के भी हैं। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। माहिर तालीम हमारे साथ हैं आयशा रज़ाक़ी। आयशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, क्या ऐसी खामियां हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं यकसा निसाब तालीम में जिसकी वजह से वर्केबल सोल्यूशन नहीं है, ये जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर खदशात का इजहार किया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम फ़रा और अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक तो आपने बड़ा अच्छा एक वो प्रीएम्बल बांध दिया है, मेरे ख्याल में मैं वहीं से कॉन्वर्सेशन जो है कंटिन्यू करती हूँ। जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें फ़रा और हमज़ा समझने वाली कि करिकुलम का मतलब क्या है। और अभी तक ये पिछले 2-2.5 साल से डिबेट चल रही है, लेकिन मुझे नज़र आता है कि ये बहुत क्लियर नहीं है सिवाय उन लोगों के जिनका डायरेक्टली एजुकेशन से ताल्लुक़ है कि करिकुलम में और जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ ये क्लेम कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें फ़र्क क्या है। सो करिकुलम जो होता है बेसिकली पुट सिंपली बहुत आसान अल्फाज में, जब आपका बच्चा एक स्कूल में जाता है तो वो स्कूल कैसा है, उसमें फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसमें टीचर्स कैसे हैं, कितने हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, लैब्स या लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, टेक्स्ट बुक्स कैसी हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे के मिला के एक निसाब या करिकुलम बनाते हैं। गवर्नमेंट ने इस वक्त जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो पिछले कई सालों से, दिहाइयों से आप कह लें, इस मुल्क के अंदर राइज है और बहुत सारे मुल्कों में राइज है, जिसको हम मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट लेवल के अंदर हर ग्रेड लेवल पे आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अगर 2 से 3 में जाता है, 3 से 4 में जाता है, तो उसको अपने ग्रेड के आखिर में ये काम करने एट मिनिमम आने चाहिए और उसके बगैर उसको आगे जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने चीज़ इंप्लीमेंट करवाई है ये बेसिकली गलत एक लफ्ज़ के अंदर रैप करके इन्होंने मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स को रीपैकेज करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब इसके अंदर इशू जो आता है वो ये आता है कि वो चीज़ तो चले हो गई, उसके ऊपर पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म भी हो गया सारे एजुकेशन से ताल्लुक़ और लिखने वाले लोगों का कि उसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं और अभी तक वो ख़राबियाँ एग्जिस्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम पहले प्राइमरी लेवल के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हम इसको अगले साल मिडिल स्कूल लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, उससे अगले साल हम इसको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब मसला ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम सिर्फ पब्लिक स्कूलों के ऊपर राइज करेंगे, प्राइवेट स्कूलों का इससे ताल्लुक़ नहीं होगा, और हम मदारिस को भी ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं। तो उससे कम से कम ये होगा कि मदारिस में जो बच्चे इस वक्त ये इस किस्म की तालीम हासिल नहीं करते उनके लिए अच्छा होगा कि वो इस किस्म की तालीम हासिल करें। तो गवर्नमेंट ने अपनी 30 टेक्स्ट बुक्स, मॉडल टेक्स्ट बुक्स के नाम से उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड, और उसको देख के आप अपनी अपनी किताबें बना लें ताकि आप सबका जो करिकुलम या आप सबकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो मोर और लेस SNC के साथ या सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ अलाइंड हो।
अब मसला ये है कि जब बात इम्प्लीमेंटेशन पर आई है तो वो कहते हैं कि अब सबको हमारी किताबें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। पंजाब ने एटलीस्ट इस वक्त ये कह दिया है कि अगले साल के लिए, विच इज़ अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2022 तक जो आपका एकेडमिक ईयर रन करेगा, उसके अंदर तमाम पब्लिक और प्राइवेट इदारों को हमारी ही किताबें अडॉप्ट करनी है। वो ये कहते हैं कि आप फ्यूचर में एनओसी ले सकेंगे जो प्राइवेट पब्लिशर्स और प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन अगले साल के लिए एटलीस्ट आपको हमारी ही टेक्स्ट बुक्स पढ़ानी पड़ेंगी, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर वेरियस रीजंस। और उसमें एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो टेक्स्ट बुक्स किसी ने देखी नहीं है अभी तक। सो वो कहने वाली बात है कि ये टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छी हैं और ये पिछली टेक्स्ट बुक्स के ऊपर 100% इम्प्रूवमेंट है, जो आप वेरियस ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनते रहते हैं, लेकिन वो बुक्स अभी तक किसी ने देखी नहीं है। आयशा, अब हम जरा दुनिया की बात करते हैं। आप आज अप्लाई करने जाएं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वहां से वो आपसे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भी पूछते हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स में क्या आपने ये टॉपिक्स, ये चीज़ें जो है ये कवर्ड है, ये चीज़, इस पे कितने क्रेडिट आवर्स हैं आप पे, इस पे कितने आपके जो है GPAs हैं। तो ये चीज़ें, अब ये मैं हायर लेवल पे बात कर रही हूँ, मगर हमारे ये बच्चे जिनको हमने इतना कंफ्यूज रखा, पहले हमने कहा हम उर्दू में पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी का स्टैंडर्ड दुनिया में कहाँ चला गया। हम आज भी आइल्स, हमारे अच्छे खासे प्रोफेशनल्स हैं, वो आइल्स के एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते, जिसकी वजह से वो दुनिया में कहीं कम्पीट नहीं कर सकते, अंग्रेज़ी की प्रोफिशिएंसी है ही नहीं। फिर अरबी हमने पढ़ाने का फैसला कर लिया, अरबी पढ़ाने वाले आएंगे कहाँ से, वो कहाँ से इतने लोग जो है वो इंडक्ट होंगे। ये जो कन्फ्यूजन है, हम कुछ 2 कदम आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे आते हैं, फिर 10 कदम आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे बच्चों के ऊपर और किस तरफ जा रहे हैं हम इंटरनेशनली? हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या हमारे बच्चों का IQ लेवल, EQ लेवल मैच करेगा जो दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं? सो फरह, ये तो जो अनफॉर्चुनेटली रिपरकशंस जो है ना इन चेंजेस की, जो कि एड हॉक की जाती हैं, इनका कोई एविडेंस नहीं होता कि टेक्स्ट बुक चेंज करने से आपका लर्निंग लेवल ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, या ये कि अगर आप इस ज़बान की बजाय इस ज़बान में पढ़ाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल प्राइमरी सतह के ऊपर आपको मादरी ज़बान के अंदर पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा एविडेंस भी एग्जिस्ट करता है जो कहता है कि अगर आपका घर का माहौल आपको सपोर्ट करता है और आपका स्कूल इतना अच्छा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा सकता है, तो आपको उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपने बच्चे को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द इशू इज कि हमारे यहाँ एक हॉज पॉज सा बना दिया, जैसे आप कह रही हैं अरेबिक भी पढ़ाना शुरू कर दो क्योंकि हमने अपने बच्चों को बेहतर मुसलमान बनाना है या मिडिल ईस्ट में जॉब्स दिलवानी है, तो वो बगैर एविडेंस के जिसका जो दिल चाह रहा है अपने इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए वो रिफॉर्म्स लाता जा रहा है। मसला ये है कि इसकी वही वाली बात के कॉन्सिक्वेंसेस आपको ओवर टाइम बड़े अरसे बाद नजर आएंगे जब तक आपका बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंचेगा। और हाँ, देयर इज़ रीज़न टू बिलीव कि जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, एजुकेशन लैडर में ऊपर जाता जाएगा, वो लेस कॉम्पिटेंट होता जाएगा। जिन प्राइवेट स्कूलों से मेरी अभी बात हुई है, जिन्होंने थोड़ा बहुत मैप करना शुरू किया है अपना एग्जिस्टिंग करिकुलम अगेंस्ट दिस सिंगल नेशनल करिकुलम, या जिसको हम यकसा तालीमी निज़ाम कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त प्रेप 1 यानी 5 साल की उम्र में जो चीज़ें सीख रहा है, वो अगर हमने ये वाला निसाब अपने पास राइज कर लिया या ये वाली टेक्स्ट बुक राइज कर ली और कुछ ना पढ़ाया, तो वो बच्चा बेसिकली 1 साल पीछे चला जाएगा। सो इस वक्त उनका करिकुलम जो प्रेप 1 का है वो हुकूमत के ग्रेड 1 से अलाइन हो रहा है। तो आप खुद ही सोचते जाए ना, ये आगे आगे जाके ये गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस गैप की तो बाय द टाइम आप जाएंगे सैट वो उसके लिए अपने कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन के लिए, तो वो गिर चुका होगा। एक और गैप भी है कि अभी हम इसी निसाब तालीम की बात कर लें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो हम टीचर्स को देखते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है। अब हम निसाब क्या करते हैं कि दोनों के दरमियान पे कहीं लाकर भी खड़ा कर देते हैं, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी जो उन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जो पहले वाला निसाब नहीं पढ़ा पा रहे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें हमजा सबसे बड़ी बात समझने की है कि टेक्स्ट बुक सिर्फ चेंज करने से एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि टीचर्स पहले से पढ़ा रहे हैं तो कोई भी टेक्स्ट बुक लाके लगा दें वो तो पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब कोई पब्लिशर से अगर आप बात करें ना, जो अपनी किताबें छापते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी किताब जब छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे साथ में ये जिम्मेदारी भी होती है कि हमने जाके स्कूलों के टीचर्स को ट्रेन करना है। हर किताब की एक अप्रोच होती है, उस ऑथर की एक अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिटरेसी सिखानी है तो आपकी एक खास अप्रोच होगी विच में भी
डिफरेंट फ्रॉम अनदर ऑथर, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सीखने के लिए। तो अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे जाके टीचर को उस अप्रोच के मुताबिक पढ़ाने से, तो वो आपका बेसिकली रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। वो बेचारा टीचर भी कंफ्यूज होगा। आपको पता ही है हमारे टीचर कैसे हैं, खासतौर पे पब्लिक स्कूलों के अंदर। आपके पास अब तो देखिए ना, टेक्स्ट बुक अगर आई नहीं है अभी तक, मई तक रिलीज नहीं होगी, तो आप ट्रेनिंग कब करेंगे टीचर्स की और कहाँ उसको वो नाफिज करेंगे? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा रज़ा की बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का भी बहुत अहम मामला है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ये बच्चों का फ्यूचर जो है इससे है कि हर बार आप लैंग्वेज ही बदल देंगे तो बच्चे क्या करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से हम माहौलियाती तब्दीली का जिक्र भी सुन रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बारिशों के सिलसिले में अब कमी देखने में आ रही है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 6 दहाइयों के दरमियान, हाँ 6 दहाइयों में 60 बरसों में फरवरी 2021 तीसरा सबसे खुश्क तरीन जो है महीना रहा। फरवरी का जो महीना है, इसमें जनवरी फरवरी की जो बारिशें होती थी उनको सोने की बूंदें कहा जाता था, क्योंकि गंदम जो है वो आपकी उगरी होती है और फिर जाके मई जून में कटाई जो है वो होती है। लेकिन ये तमाम वेदर शिफ्ट की वजह से हमारी जो, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, रबी और खरीफ की जो फसलें हैं कि अब किस टाइम पे फसल जो है वो बीज डाला जाएगा और किस तरह की कटाई होगी, ये सब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पैदावार बहुत इफेक्ट हो रही है। और पैदावार इफेक्ट होगी तो जाहिर है हम 22 करोड़ आवाम हैं, अगर हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो जो उसका नतीजा है उससे हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमें अभी भी पुराना कैलेंडर देखना चाहिए या कैलेंडर जो है उसको कुछ कर लेना चाहिए और किसानों को बताएं कि अब कैलेंडर तब्दील हो गया और इसके मुताबिक जो है फॉलो किया जाए। तो चेयरमैन PRC हमारे साथ हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इसके नताइज क्या देखने में आ सकते हैं नज़दीक उसमें मुस्तकबिल में, और अगर हम बात करें कि कुछ अरसे बाद, तो हमें किस तरह से अडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है इन चीज़ों के साथ? फरा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और इससे पहले भी हम बात करते रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और ख़ास तौर पे ये जो क्लाइमेट चेंज, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, ये मेरा ख्याल है हमारा तो पिछले 3 साल से इन तब्दीलियों ने पाकिस्तान की राह देख ली है, और हमें पिछले 3 साल ज़्यादा बारिशों का सामना रहा, और ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे फसलात के नुकसानात हुए, और इस साल आपको पता है गंदम हमें दरामद करनी पड़ी बहुत बड़ी मिकदार में, और इसका सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। पिछले साल क्लाइमेटीज़ का ईयर था, कोविड था, फिर टिड्डी दल का अटैक हुआ, फिर ज़्यादा बारिशों का, फिर जब समर में जब ये कॉटन की फसल लगी हुई थी तो सिंध में बहुत शदीद बारिशें हुई और हमारी फसल जो है ये कॉटन की बुरी तरह मुतासर हुई, और इस साल हम पैदावार जो है 5-5.5 मिलियन बेल पे तकरीबन ये रिकॉर्ड लोएस्ट प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान में इस वक्त कॉटन की हुई है। और अब इस वक्त मैं अभी फील्ड से होके आया हूँ, मैं लिया पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते ही लिया, बकर और खुशाब और नूरपुर थल में था, और वहाँ इसके असरात बड़े वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं कि ये जो थल है इसमें सिर्फ एक फसल होती है चने की पूरे साल में। ये सारा का सारा जो एरिया है ज़्यादातर 99% जो है ये इसका इन्हिसार बरसात पे है, और इस साल तकरीबन 7 माह हो गए हैं। वहाँ गर्मियों में भी कम बारिश हुई थी और उसके बाद सर्दियों में, और आपने सही कहा कि ये जो फरवरी का महीना है ये पिछले 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये कुछ 3 दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले 60 साल में कि इतनी बिल्कुल बारिश ना हुई हो, और अभी मार्च भी तकरीबन आधा गुजर गया है, सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद में थोड़ी सी बारिश हुई है। और जो मेरी असेसमेंट है, हम तकरीबन को 19 लाख एकड़ पे चने की काश्त करते हैं। चना एक बहुत बड़ी फसल है जो कि थल में और इसके अलावा जो बकर और लिया की जो अजला हैं इनमें इसकी काश्त होती है, और पूरी डिपेंडेंस हमारी पूरी इकोनॉमी इन एरियाज के जिम्मेदारों की, और उसके अलावा जो हमारी चने की जो फसल है उसका टोटल इन्हिसार इन इलाकों पे है। और इस वक्त अंदाजन जो है इसके असरात बड़े सवीर असरात मैं देख के आया हूँ। इस पे मजीद बात भी होगी, और मैं ये भी बताऊंगा कि PRC सिलसिले में क्या कर रही है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मैं सिंपली अगर जी डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा कि अभी मुस्तकबिल करीब में जिस तरह से फरा भी कह रही थी, या हाल की बात कर लें, हम मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने रवैयों को कैसे तब्दील कर सकते हैं और क्या टेक्निक्स हैं जो अब किसानों को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या सोचने की ज़रूरत है, कैलेंडर को थोड़ा आगे पीछे करने की ज़रूरत है, और PRC क्या काम कर रहा है वो भी आप बता दीजिएगा। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक जो हमारी कंजर्वेशन है ना, कि जिस वक्त बारिश होती है और जिस बारिश मॉइस्चर के ऊपर ये फसल लगती है, वो जो टेक्नोलॉजी है कंजर्वेशन की, उसमें बेहतरी लानी होगी, क्योंकि इन अजला में जहाँ टोटल बारिश पे निशार होता है वह ओवरऑल भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। तो हमें डेफिनेटली समर में ग्रीन मैन्योरिंग पे जाना होगा, ताकि जब विंटर की फसल आए, जैसे ये अभी चने की फसल थी, तो उस वक्त ज़मीन के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, ताकि अगर फ़र्ज़ करें कोई ड्राई कंडीशन या क्लाइमेट चेंज का असर हो भी, तो ज़मीन के अंदर इतना मॉइस्चर हो कि जी फसल जो है वो उसकी जो शुरू में जर्मिनेशन है या उसका जो उगाव है वो ठीक हो सके। दूसरी जो इस वक्त टेक्नोलॉजी PRC जो मुतारफ़ करवा रही है, इन्हीं हालात को देखते हुए हमने इसके ऊपर बड़ी जदीद रिसर्च की है और हम इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं इस रीजन में, थाल में पर्टिकुलरली, ये जो एक मोबाइल सोलर सिस्टम इसलिए हम प्रमोट कर रही है। तकरीबन इसके 14 यूनिट हमने लास्ट ईयर दी और इन्हीं यूनिट्स का मैं की कारकर्दगी को देखने के लिए मैं थाल में गया था अभी पिछले हफ्ते ही, और मैंने देखा कि बड़ा वाज़ेह फ़र्क मुझे वहाँ नज़र आया। ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसलिए हैं कि जिस वक्त बारिश ना हो तो वहाँ हम जो आपको पता है इस इलाके में इस वक्त पानी नीचे जो है वो सूटेबल है, तो और लोगों ने बोर होल वगैरह या ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन वो ट्यूबवेल की जो कास्ट है अगर ट्रैक्टर के साथ है, क्योंकि बिजली का निज़ाम वहाँ नहीं है, तो अगर लोग ट्रैक्टर से करते हैं तो डीजल का इस्तेमाल, डीजल बहुत महंगा हो गया है, तो एक दिन की जो आप कह लें ट्यूबवेल की जो कास्ट है 6000 रुपये करीब है। सोलर सोल्यूशन है, हम सोलर बेस्ड, और सोलर भी जो है ये ना हो कि जी हर जिम्मेदार सोलर लगाए, तो उसमें सर्विसेज सेक्टर को हम बीच में ला रहे हैं, जिसमें हम मोबाइल सोलर सिस्टम जो वो दे रहे हैं कि जिस किसान को की डिमांड हो कि वो वहाँ पानी की कमी है, चने की फसल के ऊपर बुरे असरात नजर आ रहे हैं, उसकी जो है स्ट्रेस है उसके ऊपर मौसम का, तो उस वक्त डिमांड बेस के ऊपर ये जो सोलर सिस्टम है, मोबाइल सोलर सिस्टम है, ये सर्विसेज सेक्टर वहां जाके इसकी बड़ी PGI वहां हुई है। और इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो मैं अभी वहां मुशाहदा करके आया हूं कि अगर ये आमतौर पर चने को हम ड्रिल करते हैं, तकरीबन जो भी बरानी एरिया में फसल लगती है ड्रिल होती है, और ड्रिल एक आम ड्रिल है, हमें ये बदलना होगा। मैं ये देख के आऊं कि जहां जिम्मेदारों ने चंद एक जगहों पे मैंने देखा कि अगर वो बेड प्लांटर इस्तेमाल करें और बेड के ऊपर ये चना हो, तो जब भी बारिश होगी तो वो उसकी जो रूट्स हैं उनको पानी मिलेगा और उससे उसकी पॉट फार्मेशन तकरीबन डबल प्रोडक्शन आएगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये तमाम सिखाने का जो आम रिवायती किसान है उसको तो नहीं मालूम कि क्या तब्दीलियां हो रही हैं और कैसे उनके साथ कोप करना है। ड्रिप इरिगेशन पे चली गई है पूरी दुनिया, पानी भी बचता है, उनके सहूलियात भी होती हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि किसान जो है उसको आगाही हो और वो इस इल्म से, इस नॉलेज से इस्तेफादा कर सके? मैं फरा यही बताऊंगा कि हमने तकरीबन इसी चीज़ को मद्द रखते हुए, तकरीबन जब मैं यहाँ चेयरमैन बना तो मैंने 1.5 साल पहले आके सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मंजूर करवाया दालों का, इन इलाकों बरानी एरियाज़ का, कि इन इलाकों में हम फसलों की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकें। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी लग रही हैं। हम उन जिम्मेदारों की गैदरिंग में, अभी उस गैदरिंग से मैं उनको खिताब करके या उनके साथ मिल के आया हूँ जिम्मेदारों के साथ। ये मैंने तकरीबन पूरे 2 दिन वहाँ लगाए हैं और उनके साथ मुख्तलिफ हमने मीटिंग्स की हैं, उनको बुलाया है, उनकी गैदरिंग की हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और उन फार्मर के पास भी सॉल्यूशंस हैं कई चीज़ों के, उनसे भी हमने सीखा है और हम अपना जो प्लान है उसको चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हम फोकस करेंगे कि इन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ये जो बेड प्लांटर है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं अगले सालों में, क्योंकि बेड प्लांटिंग से नॉर्मल सीजन में भी डबल प्रोडक्शन आएगी। और अगर बेड प्लांटिंग के साथ हम ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ये जो हमारी रेन गन्स हैं ये इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि हम करवा रहे हैं, और ये हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसको हम चीप भी, सस्ता भी कर रहे हैं। और उसके बाद माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, जहां जहां वो वैलिड हैं, ज़्यादा वायबल हैं, उसको भी हम ला रहे हैं।
तो इसमें बहुत सारे जो हमारे पैकेजेस हैं वो इस वक्त इन एरियाज के लिए हम किसानों के लिए उनके साथ इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, उनकी डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और वहाँ जो वेंडर हैं जो बना रहे हैं ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनें, उनको भी ऑन बोर्ड किया हुआ है, वो भी इसमें नई से नई जिद्दत ला रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इसके इम्पैक्ट हैं उसके मुताबिक अपनी रिसर्च को रीओरिएंट भी कर रहे हैं, और हमारी जो टेक्नोलॉजीज है उनकी डिसैमिनेशन का मैकेनिज्म और सपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब बहुत शुक्रिया, चेयरमैन PIR साथ मौजूद थे। और मौसमियाती तब्दीलियों का ये जो बारिशें अब नहीं हो रही हैं और जब होती हैं तो वो बिल्कुल मौसम मुल्क हैं हम इस टेबल पे कि जो दुनिया में ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, पाकिस्तान उनमें 5वां नंबर है, जबकि कार्बन एमिशन में इंडिया जो है वो सरे फहरिस्त है। सो हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी करने की जरूरत है, लेकिन खुद अपने रवैये बदलने की भी जरूरत है, जिसमें हमें नॉलेज, किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है। रिसर्च अगर हो रही है तो वो एक आम छोटे किसान तक तो पहुंच ही नहीं रही है और उसको समझ ही नहीं आ रही है कि ये किस तरीके से करना है। वो जो आज से 50 साल पहले दादाजी जो है वो फसल उगाते थे, वही फसल आज भी वहाँ पर बीज बोया जाता है और वो उसी वक्त पे काटी और हमजा अगर आपके इल्म में हो तो बीजों के ऊपर कपास वाले भी यही उनका रोना था कि रिसर्च के जरिए से मुनासिब बीज जो है वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से नुकसान होता है फसलों का और लोग फिर वो फसल लगाने के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो इसी तरह का हाइब्रिड बीजों के बाद चावल क्या आ रहा है कि इंडिया ने इतना ज्यादा उस पर रिसर्च करके इतनी क्वालिटीज लॉन्च कर दी हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। सो ये बहुत चीजें जो है रिसर्च के हवाले से लैकिंग भी हैं, जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे शहर कायद की, और सवाल शहर कायद के हवाले से एक ही होता है कि मसाइल तो हैं, हल कौन करेगा वो कोई सामने नहीं आता। अच्छा, अभी जब हम दिखा रहे थे ना विजुअल्स, तो मेरी एक आंख जो है विजुअल्स पर थी, मैं देख रही थी हमजा, जब आप फ्लाई करते हैं, हमने कितनी दफ़ा ये जिक्र किया, फ्लाई करते हैं आप कराची से तो आपको नीचे पूरा कंक्रीट जंगल नजर आता है, और जब आप लैंड कर रहे होते हैं किसी भी ऐसे मुल्क में जिसका आबो हवा को आप पसंद करते हैं तो आपको फ़र्क ऊपर से एरियल व्यू में ही महसूस हो जाता है। सो ये तो एक मसला है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे मसाइल का पटारा है जो कि कराची में जैसे पिंडोरा बॉक्स है मसाइल का। तो कराची के इंतजामी, सियासी, दोनों तरह के मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के मुआशी गढ़ के लिए गुज़िश्ता बरस 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, मगर पैकेज पर अमल शुरू होने से पहले ही सिंध सरकार और वफाक के दरमियान फंड्स की कमी, अदम दस्तियाबी, किसने देना है, कितना देना है की बहस छिड़ गई। हालांकि पीपल्स पार्टी 12 बरसों से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है और कारकर्दगी पर उनकी कई सवालिया निशान भी हैं। और बात यही हो रही थी जिस वक्त ये ऐलान भी किया गया था, कमेटी भी बनी थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका तो वैसे ही होगा जैसा पहले होता आया है, क्योंकि क्रेडिट गेम है, क्रेडिट कौन लेगा, सबसे बड़ा मसला ही ये है। और अब सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची में नदी नालों की बेहतरी और बहाली समेत 52 अरब रुपए के 6 मंसूबों की मंजूरी दी है। अब मंजूरियां ही होती रहती हैं, ऐलान होते रहते हैं। अगर ग्राउंड पे जाके अब ग्राउंड रियलिटी देखें, वहाँ पे मौके पे कुछ चीज़ नजर नहीं आती। हाँ जी, और ये अब जो एलामिया है, चलें वो इनको कम से कम बता देते हैं कि उसके मुताबिक एक चलें उम्मीद तो आती है ना, 35 अरब 69 करोड़ रुपए लागत से कराची में नालों और नदियों की बहाली और बेहतरी के लिए मंजूरी दी गई है। और कराची के जिन नालों की बहाली और बेहतरी की मंजूरी दी गई है उनमें महमूदाबाद का गुज्जर नाला, औरंगी नाला समेत लियारी और मलीर की जो है ना नदियाँ भी शामिल हैं। तो इस सवाल से बात करते हैं कि मसला क्या है, होगा कि नहीं होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। फरमाइएगा कि कराची के लिए बहुत दफ़ा तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाता है, मसाइल जूं के तू रहते हैं, वजह क्या है? ऐलान करने में तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अब तो वो खुशी भी दम तोड़ती जा रही है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि जो कहा जा रहा है वो किया भी जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और ये एक बहुत ही अहम सवाल है आपका, जिसका जवाब मैं भी तलाश कर रहा हूँ क्योंकि आज 2.5 साल होने वाले हैं और हमेशा एक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान होता है लेकिन जू के तू रहते हैं मामलात। अब इसकी वजह या तो ये है कि सूबाई हुकूमत जो है वफाक के साथ ताउन नहीं कर रही, या वफाक जो है जब हम सूबाई हुकूमत से बात करते हैं तो वफाक कहता है कि हमें फ़ंड्स मुयस्सर नहीं आ रहे। लेकिन मैं क्योंकि कराची का नुमाइंदा हूँ, सिंध की नुमाइंदगी करता हूँ, ख़ास तौर पर कराची और अपने हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐलानात से निकल कर कोई अमली इक़दाम करने होंगे क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। किसी भी एक चीज़ को उठा के देख लें वो अपनी जगह प्रॉपर नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब साहब हमें ये भी बताएं कि वज़ीर साहब ने गुज़श्ता बरस कराची के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया था, मगर उसके समरात हमें अभी तक अवाम तक पहुँचते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अवाम भी यही सवाल कर रहे हैं, क्या मंसूबों पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या उसका फ्यूचर होगा या ख़त्म हो गया वो पैकेज बिल्कुल? अच्छा देखिए, जैसे कुछ मंसूबे हैं जो कि माजी से चले आ रहे हैं, जिसमें ग्रीन लाइन है, जिसमें K4 का मंसूबा है, इसमें थोड़ी बहुत पेशरफ्त तो हुई है। ग्रीन लाइन क्योंकि मेरे हलके में आती है तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि यकीनन उसके अंदर काम हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि, और जैसे मैं मालूमात लेता रहता हूँ इदारों से, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी साल बल्कि कुछ ही महीनों में हम ग्रीन लाइन को जो है ऑपरेट कर लेंगे और वो इंशाल्लाह कराची के शहरियों के लिए एक सहूलत का सामान होगी। लेकिन अभी मैं भी और कराची के शहरी भी इस स्पीड से मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही, आपने खुद ही कह दिया। जो मैं अब आपसे पूछना चाह रही थी कि पेशरफ्त जो मंसूबे की है ग्रीन लाइन की, उससे जब आप खुद ही मुतमईन नहीं हैं तो अवाम कैसे मुतमईन होगी? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को मुतमईन करने के लिए क्या उनको बताएगी कि उन्होंने क्या काम किया? अल्तवा का शिकार है मंसूबा, बसें जो प्रोक्योर करनी थी, लेनी थी, वो भी अभी तक नहीं मामला हल हो सका। तो शहरी कब तक 18 बसों पर सफ़र करते रहेंगे? ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं वो कब तक उनका सामना करते रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि सरकारी तौर पर कोई भी बसेस का निज़ाम नहीं है, तो जितनी भी है वो सब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जिससे लोग कोशिश करते हैं अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और जो ग्रीन लाइन है, अगर ईमानदारी से देखे जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है और इससे बहुत बड़ी आसानी पैदा होगी। और मैं रोज़ाना उसको, जो मेरे क्योंकि हल्के के अंदर है, मैं उसको देखता हूँ, उसमें काम हो रहा होता है, लेकिन वो इतनी सुस्त रवि का शिकार है काम, बहुत स्लोली। हालांकि उसे जितने जल्दी करेंगे उससे उसके ऊपर आने वाली लागत में भी कमी आएगी और आवाम को जल्द से जल्द फ़ायदा भी पहुँचेगा। और उसकी वजह से अभी जो है वो आवाम बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि नीचे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है, ख़ास तौर पे सुबह और शाम के टाइम। तो मेरी तो हुकूमत से, चाहे वो सूबाई या कौमी वफाकी हुकूमत है, एक कराची के शहरी होने के नाते और नुमाइंदा होने के नाते उनसे दरख्वास्त है कि इसे जल्द से जल्द और स्पीड में इसे अमल करें, ताकि कराची की शहरियों का ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 12 बरसों से सिंध के स्याह सफ़ेद की मालिक तो है, मगर शहर कायद में कुछ बेहतरी नहीं आ रही है, कुछ इकदामात नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? कोई अर्बन और रूरल तकसीम है या कोई और वजह आपको समझ आती है? क्या 18वीं तरमीम कोई वजह है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि सिंध जो है दो हिस्सों में तकसीम है, रूरल और अर्बन के अंदर तकसीम है। अच्छा, रूरल सिंध के अंदर हुकूमत कर रहा है, अर्बन जो है वो परेशानियों का शिकार है, और जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि सूबे के अंदर जो तरक्याती काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। उसकी या तो ये वजह है कि ये जो 18वीं तरमीम है, ये मैं तो बारहा इसको पार्लियामेंट के अंदर भी और जो भी फोरम मुझे मिलता है और जब भी मुझे किसी टॉक शो में भी मौका मिलता है, मैं इस बात पे ज़रूर जोर देता हूँ कि इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल जो है हम का शिकार हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सूबाई मसला हो गया, हम सेहत की बात करते हैं तो ये सूबाई मसला हो गया, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये सूबाई मसला हो गया, और भी जिस चीज़ों का भी तरक्याती कामों की बात करते हैं ये सूबाई मसला हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम को इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और सिंध हुकूमत को चाहिए कि सिंध हुकूमत जो है उस शहर को जो 90% 95% सूबे को रेवेन्यू देता है, 65% वफाक को रेवेन्यू देता है, उस सूबे पर खुसूसी तवज्जो दे। ये उस कमाऊ शहर के साथ ऐसा जुल्म ना करें कि ये शहर कमाने के काबिल ही ना रहे। तो इसलिए मैं बारहा हुकूमत से ये कहता हूँ, सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोगों से, दोस्तों से ये कहता हूँ कि खुदारा शहरी जो सिंध के अंदर इलाके हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी है, और बिलखुसूस कराची के ऊपर ज़रूर और बज़रूर मेरे ख्याल में इमरजेंसी बुनियादों पर तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है ना ये सूबा तरक्की कर सकता है। बिल्कुल सही। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि सिर्फ यही वाहिद मसला नहीं है, बल्कि कराची ने तो बड़ा मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और आप खुद बात कर रहे हैं कि मसाइल जो है उनको हल होना चाहिए, टॉकिंग टर्म्स पे तो आप आते नहीं हैं।
तो कैसे अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से मसाइल हल होंगे? तदब्बुर और तहम्मुल जो कि सियासत में अब बिल्कुल ही मफकूद हो चला है, आपके ख्याल में किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लेकर आए और तमाम पार्टीज़ जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर एक जगह पे बैठे, मसाइल के हल के लिए सर जोड़कर उसका हल निकाला जाए? ये यहाँ पर आप नहीं समझते कि जो वफाक और सिंध के दरमियान चपकलिश और चोर डाकू की वो चल रही होती है, उससे मसाइल हल नहीं होते बल्कि और बिगड़ जाते हैं? आवाम के मसाइल तो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। अच्छा, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ, बल्कि पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, और भी दूसरे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि देखें, हमारी सियासत, वो नज़रियात वो अपनी जगह पर, लेकिन अवामी मसाइल अपनी जगह पर। देखें, जब हम मुंतखब हो जाते हैं तो ये आवाम का एक फ़ैसला है कि वो किसी जगह पर पीपल्स पार्टी को वोट देती है, किसी जगह MQM को, किसी जगह PTI को, दूसरी जमातों को वोट देती है। लेकिन उसका वो वोट देते वक्त ये नहीं सोच रही होती कि अगर उसके जहन में ये हो कि यार ये तो आपस में इतने ज़्यादा दुश्मन है जिससे हम सफ़र करेंगे, तो फिर या तो फिर एक काम ऐसा होना चाहिए जो मैं समझता हूँ कि पहले वफाक का इलेक्शन हो जाए ताकि आवाम को ये पता चल जाए कि वफाक में किसकी हुकूमत बनी है, तो सूबे में भी उसी पार्टी के लोगों को मुंतखब कर सकें ताकि एक चेन बनकर लोगों के मसाइल हल हो सकें। ये जब एक ही दिन इलेक्शन होता है सूबे का भी और वफाक का भी, और उसमें लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन बाद में जो है वो मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जी वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, वो कहते हैं सिंध हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, एक दूसरे पर एतमाद नहीं होता और सफ़र आवाम कर रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो कुछ हमें कानून साजी करनी चाहिए, हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए, हमें बहुत सारे मामलात को की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। लोग हमें मुंतखब करके अपना नुमाइंदा बनाकर इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी आवाज़ बन सकें। बिल्कुल, लेकिन हम अपनी आपस की लड़ाई के आपका पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अगर ऐसा हो जाए तो जो वफाक में आ जाएगा सूबे में तो वही आ जाएगा, या जो सूबे में आ जाएगा तो वफाक का मामला भी वैसे यूनिक हल है। वैसे सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि दुनिया तो नहीं समझती इसके रूहानी समरात और असरात जो हैं वो तो हमारा एक मुसलमानों का एक वो फीलिंग है ना कि हमें उसके नतीजे में जो अजर व सवाब मिलता है, लेकिन जो फिजिकल एडवांटेजेस हैं उसके बारे में तो दुनिया चौंक गई। अब तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो होनी चाहिए, नहीं वक्फे ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका जिस्म फाके की कैफियत में हो, ताकि आपका मदाफती निज़ाम बेहतर हो सके, ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके, वजन बेहतर हो सके, ज़ियाबितिस कंट्रोल हो सके। हाँ जी, तहकीक में ये बात भी साबित हुई है कि डायबिटिक और जो दीगर पेशेंट्स हैं वो 80% से ज़ायद ऐसे हैं जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं खुदा की, अल्लाह ताला की खुशनूदी की खातिर, और वो अपना जो फ़र्ज़ है उसको ये नहीं कहते हैं कि जी कि हमें नहीं रखना चाहिए, हम नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है जो कि हमें दीन इस्लाम देता है। तो अब इसके सेहत पे भी असरात होते हैं। या ये इंडिविजुअल फ़ायदे ठीक हैं, मगर वो जो रमज़ान में हम मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसला होता है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आयशा से, माहिर ग़िज़ाइयत हैं और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा कि इस बार भी रमज़ान मुबारक जो है वो कोविड के दिनों में आ रहा है और तीसरी लहर की बात हो रही है, तो जो लोग चाहते हैं कि वो इससे रूहानी तौर पे भी फ़ायदा अल्लाह ताला उन्हें दे और वो फिज़िकली भी फिट रहें, तो कैसी ग़िज़ा का इंतखाब करें? हम जो बेसिक मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम किसी भी एक फूड ग्रुप को पकड़ के बैठ जाते हैं, या हम तलन को लेके बैठ जाएंगे तो फर्स्ट फ्राइड स्टफ जो है वो हमारा एक रूटीन बन जाएगा और हम उसी को लेके बैठ जाएंगे, और इस तरह से फिर हम वेट गेन भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसका एक अलहदा डिप्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें हर फूड ग्रुप में से अगर कुछ ना कुछ ले लें, यानी कि अगर हम अपना प्लेटर इस तरह से बनाएं कि उसमें फलों का इस्तेमाल भी हो, थोड़े से फ्रूट्स भी हो, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हो, ऑफकोर्स उसमें थोड़ी सी तलन भी हो, जो कि हमारा एक रिवायत का हिस्सा है। हम पकौड़े ज़रूर रखते हैं, हमारे समोसे जो है वो भी हमारी टेबल पे होते हैं। तो एक पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर हम चीजों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोविड वाला ये रमजान भी रहता है तो हमने उसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रखनी है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम
घर से बाहर जाएं, हम घर में रहते हुए भी अगर लेजली वॉक है वो हम घर में खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तो रमजान या कोविड डजंट मीन कि हम बिल्कुल ही बैठ जाएं या लेट जाएं, वी स्टिल नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। तो हम थोड़ा मूव अराउंड करते रहें, थोड़ी कैलोरीज को बर्न भी करते रहें, उस तरीके से फिर आपके एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि वी कैन मेंटेन आवरसेल्फ फिजिकली फिट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम इफ्तारी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, सहरी को बिल्कुल भूल जाते हैं कि सहरी में भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं अपनी शामिल कर लेनी चाहिए खुराक के अंदर, जो पूरा दिन हमारी इम्यूनिटी को जो है बेहतर रखें। हम लोग एक्चुअली सहरी पे इतना ज्यादा अपने आप को स्टफ कर लेते हैं कि उसके बाद हमें ये होता है कि बस अब हमने ये सुबह तक अपना काम चलाना है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग। और जाहिर है हमें भूख भी नहीं होती है, शायद कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो उठ भी नहीं पाते बिकॉज इतना ज्यादा उन्होंने ओवर ईट कर लिया होता है। और आप तो बेसिकली अफ्तार की बात कर रहे हैं, जो हम डाइटिशियंस हैं, तो मैं तो एक डॉक्टर भी हूँ, सेहत के हवाले से ये जो लोग डायबिटिक हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, आपको अफ्तार भी इतनी ज्यादा नहीं करनी। बस आपने रोजा खोलना है, अपनी दुआ करनी है, उसके बाद आप उठ जाए नमाज के लिए, हल्का फुल्का आपने डिनर करना है। तरावी खुद एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कैन नॉट गो आउट मस्जिद में अगर हुजूम रहता है। और उसके बाद आप सहरी के लिए उठें। तो ये जो हमारा मजहब है और ये जो सारा निजाम है हमारा, ये तो खुद आपको एक एक्सरसाइज की पूरा शेड्यूल, पूरी रूटीन बताता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर माइंडफुल ईटिंग के साथ, पोर्शन कंट्रोल के साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं और सारे फूड ग्रुप्स में से थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं, तो उसमें आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये भी नहीं होगी। और आप खुद ब खुद सहरी के ऊपर उठेंगे क्योंकि आपने कम खाया हुआ होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा खाया होगा तो नहीं आंख खुलती। बिल्कुल सही डॉक्टर आयशा, यू राइटली सेड कि ये पूरा एक निज़ाम है और हम इस निज़ाम को भी उलट पुलट कर देते हैं। मतलब जैसे हमजा कह रहे थे सहरी पे नहीं उठना, हालांकि अब मेडिकल साइंस के ज़रिए से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रूल है कि 12 घंटे का फास्ट आपका जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका बॉडी जो है वो काम करती है उस मैकेनिज्म पे जिसका कि फ़ायदा रोज़ा हमें फिजिकली देता है, रूहानी फ़ायदों की बात नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब 12 घंटे से ज़्यादा पे चले जाते हैं, जिससे फ़ायदा होने के बजाय बाज़ औक़ात होता है नुकसान होता है। सो हाउ टू, आप समझते हैं कि एज ग्रुप्स के हवाले से भी क्या डाइट को फ़र्क रखना चाहिए, और ये जो स्केड्यूल है कितना फिक्स हमें करना है कि सहरी इंपॉर्टेंट है, सहरी को स्किप नहीं करना किसी भी सूरत में? सहरी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसकी वजह से ये हो जाता है कि आपका दिन सही नहीं गुजरता, आपको हेडेक्स होते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हैं उनको माइग्रेन्स होते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको आपके एसिडिटी के, हार्टबर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, आपके मजहब ने आपको ये इजाजत दी है कि आपको नमाज के लिए उठना है, आपको सहरी करना है, ये सुन्नत रसूल भी है, ताकि आपकी कैलोरी का जो इंटेक है वो सारा बैलेंस्ड हो। आप पूरा दिन भी तो आपको अपने आप को नॉर्मल रखना है, फिजिकली फिट रखना है, आपको अपने दीगर सारे काम भी करने हैं हर एज ग्रुप के हिसाब से, चाहे वो मर्द हजरात हैं, अब तो स्कूल बच्चे जाने लग गए हैं, तो हर लिहाज से उनको अपने आप को कैलोरिक इंटेक उस तरह से रखना है ताकि वो काम काज करते रहें। मतलब आपने शाम या रात तक खाया हुआ और अगले दिन तक आप उस लेके चलते रहें तो ऑफकोर्स वो कैलोरी सारी बर्न हो जाती है और उसके बाद आपकी तबीयत जो है वो मिजरेबल होती है, बिगड़ने लगती है। तो आप क्यों अपनी बॉडी को टॉर्चर दें? दूसरी बात यह है कि हम जब इस निज़ाम के खिलाफ जा रहे होते हैं, जैसे इन्होंने बराबर जिक्र किया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, हम हर तरह की चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत हमारी जुस्तजू रहती है कि डॉक्टर आयशा कोई डिटॉक्स के लिए चीज बता दे, कोई डिटॉक्स के लिए ड्रिंक बता दे, ये बता दे, कोई टोटका बता दे। ये तो हमारा मजहब खुद हमें डिटॉक्स कर रहा है। ये तो ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए जितने टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा साल 11 महीने प्रोड्यूस होते रहते हैं, जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं इतने लंबे लॉन्ग आवर्स करिए फॉर जस्ट अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स हो रही है, आपको एक रिलैक्सेशन मिल रही है और आप खुद ब खुद प्योरीफाई हो रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, रूहानी हर तरीके से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, कुछ इतने लकी लोग होते हैं जो अपना टाइम टेबल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हर महीने में एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सहरी करके सोते हैं, जाते वक्त में जोहर को पकड़ते हैं, जोहर अदा करते हैं, उस वक्त उठते हैं, फिर रात पूरी जागते हैं, फिर सहरी करके सोते हैं। ये कैसा आप देखती हैं कि ये स्केड्यूल उनका ठीक है? कुछ नींद को बेहतर कर लेना चाहिए, रात में सोना चाहिए, कोई एक्टिविटी भी करनी चाहिए? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, वो दिन में किस तरह सो जाते हैं, मतलब उनको काम काज पे नहीं जाना होता, एक तो ये बात है किस तरीके से, प्लस ये होता है कि वो शायद अपनी प्यास वाली चीज को वो करने के लिए कर रहे होते हैं कि शायद हम सोते रहेंगे तो ऑफकोर्स जो थर्स्ट वाली हमारी कंप्लेंट है वो कवर हो जाएगी और हम शाम में ही उठ के वो करेंगे। लेकिन अगर सहरी के इख्तिताम के वक्त अगर आप 2 टेबल स्पून योगर्ट ले लेते हैं, उसमें इलायची ले लेते हैं और सूरह फातिहा आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कुदरत और आपका मजहब खुद आपको सपोर्ट करता है। ये एक
एक फर्ज है जो हमें रखना है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम पूरा दिन सो के या नमाजों को कज़ा करके ये अपनी कैफियत पे काबू पा सकते हैं। और यही चीज तो हमें सब्र सिखा रही होती है, यही चीज तो हमें सिखा रही होती है कि किस तरह से वो तमाम तर लोग जो भूखे और प्यासे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें सब्र का भी तरीकेकार मिल रहा होता है, हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही होती है। और नींद का टाइम रखा ही रात के लिए गया। देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसने रात में रिलीज होना है, कॉर्टिसोल ने। आप दिन में सो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जितने भी डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक के और स्ट्रेस क्यों हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा गैजेट्रीज का इस्तेमाल जो है रात में बढ़ रहा है, हम रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज हमारे क्लिनिक्स में क्यों बढ़ रहे हैं, हम उस निजाम के खिलाफ जाते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, टाइम रात में बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोविड की हम बात कर रहे हैं। सो एक बड़ा कंसर्न जिसका जिक्र आपने सुना होगा, आलमी बिरादरी कोरोना की जाली वैक्सीन का फैलाव रोकने के लिए इकदाम करे। ये पाकिस्तान ने दुनिया से बड़ा मुतालबा किया और पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कोविड-19 वैक्सीन और दीगर जाली तिब्बी मसनूआत बनाने वाले और तकसीम करने वाले मुजरिमों के सद्दबाब को यकीनी बनाए। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में 14वीं क्राइम कांग्रेस के इजलास में ये खिताब किया और उन्होंने कहा है कि कोविड की जो वैक्सीन है, इस समय दीगर जो जाली तिब्बी मसनूआत हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए बैन अल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट जो हैं मंगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन लोग, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे वेंडर्स मिल रहे हैं जो जाली वैक्सीन देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बिल्कुल, और एक्सेस की बात भी फरा हो रही थी कि जी कि ये मिले तो सही, लोगों को वैक्सीन मिले, और जो गरीब ममालिक हैं उनको लाजमी ये वैक्सीन मिलनी चाहिए, उनको बहुत टाइम लग जाएगा। असल में तो असल जो मसला है वो तो है ही मुसावियाना तकसीम ना, क्योंकि इसको कहा जा रहा था कि दुनिया को पेंडेमिक की सूरत में एक बड़े मॉरल क्राइसिस का सामना भी है, और ये WHO के सरबराह ने कहा था। और मॉरल क्राइसिस ये है कि जो अमीर ममालिक हैं वो अपने लिए तो सारी वैक्सीन हासिल कर रहे हैं और गरीब ममालिक के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो इस हवाले से बात करेंगे मुनीर अकरम साहब से, जो कि अक़वाम पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, कोविड वैक्सीन नेशनलिज्म की बात जो है वो की जा रही है पूरी दुनिया में, कि बहुत ये भी एक तरह से जुल्म है कि अमीर ममालिक जो है वो तो सारी वैक्सीन हासिल कर रहे हैं और गरीब ममालिक जो है वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। लेकिन पाकिस्तान ने किस तनाजुर में आलमी बिरादरी से जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव के रोकने के हवाले से बातचीत की है? क्या ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, या इस बात का मतलब जो है वो वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर बात करना ही था? दुनिया में कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जहां इस किस्म की फेक वैक्सीन सप्लाई की गई हैं। तो ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में पूरी इस पे तवज्जो हो रही है WHO वगैरह की तरफ से। पर ये ऐसे कोई ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। जो ज़्यादातर जो वैक्सीन सप्लाई हो रही हैं वो ऑफिशियल सोर्सेज से हो रही हैं, और जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी सर्टिफाइड वैक्सीन होती हैं। तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब लोग ख़रीदारी करते हैं वैक्सीन की, तो इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको एक बड़ा मसला नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मुनीर अकरम साहब, जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा को अदा करनी होगी? क्या किरदार अदा कर सकता है? ये इसमें पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीन सप्लाई जो हो रही है वो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, उनकी सप्लाई होनी चाहिए। और जो उनकी सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको मालूम है कौन से हैं जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स हैं वैक्सीन के, तो वहाँ से ख़रीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव का किन ममालिक में ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि ज़ाहिर जिन ममालिक में बन रही है वहाँ पर तो और किस्म के मैकेनिज़्म है। तरक्की पजीर ममालिक क्या इस मसाइल का ज़्यादा शिकार हैं और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? जी देखिए, इसका तो सभी शिकार बन सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है वैक्सीन के लिए, तो इसको ध्यान से इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो ध्यान से पूरी तवज्जो देने के बाद में करनी चाहिए। तो ये तो जो
नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या इस हवाले से जो पाकिस्तान की अपील है, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, उसको संजीदगी से लिया जा रहा है? क्या बाकी ममालिक भी इस बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इस मामले में क्या रहनुमाई कर सकता है? जी देखें, हम तो एक पूरी जो वैक्सीन की जो सप्लाई है उस पे पूरा एक हम डिक्लेरेशन यहाँ तैयार कर रहे हैं जो अडॉप्ट होगा, पर वो सिर्फ ये जाली वैक्सीन के बारे में नहीं है। वो है, सब में जो बड़ा मसला है वो है कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी दुनिया को मिलना चाहिए और इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब जो यहाँ वेस्टर्न ममालिक हैं, कुछ उन्होंने वैक्सीन खुद लेकर अपने पास रख दी है और हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया को अवेलेबल हो, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अभी तक सप्लाई नहीं मिले हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सही फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव को रोकने के हवाले से भी कोई ठोस तजावीज़ दी और वैक्सीन नेशनलिज्म की या गैर मुसावियाना तकसीम के हवाले से भी कुछ तजावीज़ दी हैं। अगर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये सब में बड़ा मसला है एक्सेस का। हमारे प्रपोजल जो हैं वो हैं कि पूरी दुनिया को एक्सेस होनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये वैक्सीन मिलनी चाहिए जो अभी सप्लाई हो रही है, सर्टिफाइड वैक्सीन है। एक WHO ने एक फैसिलिटी बनाई है, उसका नाम है कोवैक्स। उसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल सब ममालिकों को होना चाहिए और जो पेटेंट राइट्स हैं जिसकी वजह से ये वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो पेटेंट राइट्स को हटाया जाए और जो भी कंट्री इस वैक्सीन को बना सकता है उसको बनाने दें, क्योंकि सप्लाई बढ़ानी है। जो एक्टी की सवाल और सप्लाई की जो इक्विटी का मामला है उस पर तो ठीक है। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वाकई फरा ये बहुत बड़ा मसला है और अभी तक हम देख रहे हैं कि कितने ममालिक हैं जो पीछे हैं और कौन से ममालिक हैं उनमें। हाँ, हम अभी तक रोल आउट्स नहीं कर सके उस तरह से। और बहुत अच्छी इन्होंने तजवीज़ जो है मुनीर अकरम साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि लाइसेंसिंग जो है वो उसके ऊपर से हटाई जाए कतगन कि अगर एक वैक्सीन बन चुकी है जो इफेक्टिव एक्टिव है तो ममालिक को इजाज़त दी जाए कि वो खुद से उसको बना सके ताकि अपने लोगों को वो आसान और जिसे अफोर्डेबल प्राइसेस में अभी तो हम एज ब्रैकेट में पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, कई ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक वैक्सीन लगाने की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि पूरी दुनिया में जो है ये वैक्सीन पहुंचे और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पे बल्कि वाकई ह्यूमैनिटी को इस वक्त बचाने की जो कोशिश है उसमें अपना सिंसियर किरदार जो है वो अदा करें। तो हम पाकिस्तान की एक और खूबसूरती की बात करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जहाँ पर मौसम दिए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसे कहना चाहिए हमवार मैदान हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी निबाताती और बहुत सारी ऐसी जंगली हयात दी है जो कि बड़ी खूबसूरत है। काले हिरन जो है ज़िला बहावलपुर की खूबसूरत और कुदरती पहचान भी है, शान भी है। एक वक्त था जब मुनफरिद रंगत और तीखे नकूश वाली नस्ल के काले हिरन की चौलिस्तान में बहुतात हुआ करती थी, लेकिन फिर शिकार की रिवायत, कुदरती मस्कन की अदम दस्तयाबी की वजह से ये नस्ल नापैद होती चली जा रही है। और अब भी लाल सोहानरा में काले हिरनों की सल्तनत मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अमजद आवान इस वक्त पार्क मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अमजद, बताइए ये पार्क में इस वक्त कितनी तादाद में काले हिरन मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान में और ये है हरनों की सल्तनत। यहाँ पर 1972 में ब्लैक बक जो हिरन है उनको यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए लाया गया अमेरिका से। तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक 10 जोड़े यहाँ पर लाए गए थे, उनकी ब्रीडिंग यहाँ स्टार्ट की गई। इस वक्त यहाँ पर काले हिरनों की सल्तनत बन चुकी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हिरन यहाँ पर अक्सर जो है यहाँ पर भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चोलिस्तान के जो मुंतज़मीन हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनको खुराक क्या दी जा रही है और कब से यहाँ पर हिरन मौजूद हैं और यहाँ पर कितनी ब्रीडिंग अब तक हो सकी है। जी बताइएगा। ये सर 1972 में ये 10 पेयर से शुरुआत की गई थी। तब ये जंगला जो है 9 किलोमीटर का था, तब से यहाँ पे ब्रीड करवाई जा रही थी। अभी जो है हमारे पास 440 हमारे पास मौजूद हैं और 769 के करीब जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में मुहैया किए जा चुके हैं डिफरेंट प्लेस पे।
आर्मी से रिलेटेड वो भी लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के जो जू होते हैं वहाँ पे भी भेजे जाते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो हमारे सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल लेके वो भी परचेज़ करते हैं। अच्छा, इनको खुराक के हवाले से आप क्या खिला रहे हैं और ताकि तंदुरुस्त और तवाना रहें? इसके अलावा जो यहाँ पर इनको वैक्सीन वगैरह की जाती है वो किस तरीके से की जाती है? ये सर हम इनको सब चारा खिलाते हैं, 45 मन जो है सब चारा खिलाते हैं डे टाइम में। मौसम के लिहाज से जो भी सब चारा होता है हम यहीं पे काश्त करते हैं, यहीं से काट के हम इनको डालते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है हम इनको काला चना जो होता है वो भी खिलाते हैं, 110 kg काला चना खिलाते हैं। काले चने में जो वाइटॉक्स विटामिन्स होते हैं वो भी मिक्स करके देते हैं इनको सेहतमंद रखने के लिए। और हर 3 माह बाद हम इनकी डिवर्मिंग करते हैं, जैसे पेट के कीड़े ख़त्म करते होते हैं। और जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में हमने इनको गुड़ डालना शुरू कर दिया। गुड़ होता है गर्म, इनको टेम्परेचर इनका मेंटेन रखता है। और दूसरा, जब गर्मियाँ आती हैं, शदीद गर्मी होती है, तब हमारी फीमेल जो होती हैं वो भी प्रेग्नेंट होती हैं, ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका, फिर हम जो ग्लूकोज जो होता है वो भी चने में मिक्स करके देते हैं हम इनको ठंडा रहने के लिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि खुराक के हवाले से भी इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसरान के मुताबिक यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ज़बरदस्त है इनकी ब्रीडिंग के लिए, और यहाँ की जो अफजाइश ज़्यादातर होती है इसी चोलिस्तान के इलाके में होती है, इसीलिए इस चोलिस्तान को जो है हरनों की सल्तनत कहा जाता है। जी हाँ जी अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीली तौर पे आगाह कर रहे थे। और ये जो शिकार की रिवायत पड़ गई है ना, और पैसे लेके शिकार करवाया जाता है, और बड़े तरीके हैं फरा, जो हम क्या बताएं कि किस तरह से शिकार करवाया। मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में अगर एक दरख्त काटा जाता था ना तो एक दरख्त साथ और 2 दरख्त बल्कि लगाए जाते थे, और सिर्फ लगाए नहीं जाते थे, उनको बाकायदा नर्चर किया जाता था। तो अगर आप समझते हैं कि पहले भी शिकार किया जाता था अभी, तो कम से कम आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसके साथ इस हैबिटेट को या इस एनवायरनमेंट को रिटर्न भी करें, जो आप ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ना हो जाए। और हम ढूंढते फिरें, फिर हम ऐसे परिंदों को ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान में आया करते थे, अब वो परिंदे पाकिस्तान में आना छोड़ गए। खैर फरा, मौसम के हवाले से एक खबर ये भी है कि आज रात से, यानी कि बुध की रात से बारिशों का एक नया सिलसिला जो है लाहौर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन केपी में बारिश होगी, इस्लामाबाद में बारिश होगी। इस्लामाबाद में तो पहले भी बारिश हुई है, इस्लामाबाद तो क्या बात है, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन, और आप एंजॉय कर सकेंगे क्योंकि इतवार तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। और महकमा मौसमियात की वैसे हमने जितनी पहले पेशगोइयाँ देखी है ना, वो बारिशें हुई नहीं है। वो इसकी वजह ये है ना कि मतलब जैसे हम कह रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को कोविड से बहुत बचाएं, इसलिए कि इसकी जो तेज़ी से बढ़ते हुए नंबर्स हैं ये बड़े अलार्मिंग है। और उसके साथ साथ ये जो मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसमें भी ज़रा स्लोली एडजस्ट करते हुए, अपना ख्याल रखते हुए एंजॉय करें बाहर के मुख्तसर से। आप भी बारिश की दुआ करें, हम भी बारिश की दुआ करें, हम दोनों को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।